चलो भाई, तो हम लोग है ना सीक्वेंस सीरीज पे थे। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने डिफाइन किया था सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, ये था ना कि सीक्वेंस की मीनिंग क्या है और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का क्या मतलब है। आते हैं इस पे, बाउंडेड सीक्वेंस का क्या डेफिनेशन है, मोनोटोनिक सीक्वेंस का क्या डेफिनेशन है, देन व्हाट इज द कॉची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस। अच्छा, चलो पहले इसकी बात करते हैं। है ना, कॉची सीक्वेंस, यहाँ पे कॉची सीक्वेंस की बात कर रहा है, एक्चुअली वही बात है। सो बाउंडेड सीक्वेंस, बताओ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, हाउ डू वी डिफाइन, डिफाइन कैसे करेंगे। कोई भी ट्राई करो, बाउंडेड सीक्वेंस का क्या डेफिनेशन है, नाम से ही क्लियर है बाउंडेड। हमने बाउंडेड या या एंड, और या एंड, इंग्लिश वाला है ना, ये सब क्लियरिटी चाहिए ना। अगर अपर या लोअर या अपर एंड लोअर, या तो हिंदी वाला या था ना, हाँ समझा। सो बाउंडेड कब बोलेंगे सीक्वेंस को हम, जब वो दोनों तरफ से बाउंडेड हो, मतलब लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेगी, तब जाके हम बोलेंगे वो बाउंडेड है। ये चीज़ है। सो जैसे दो तरह का डेफिनेशन आपको मिलेगा बुक में, ऐसा लिखते हैं कुछ लोग कि a sequence an of real numbers, so this is bounded if and only if there exists a real number capital M such that mod of an is less than equal to m for all n belongs to नेचुरल नंबर। एक ये है, कुछ बुक में आपको दूसरे तरीके से लिखा मिलेगा, दैट इज, ऐसा कुछ बुक में दूसरे सेकेंड वर्ड में ऐसा लिखा मिलेगा कि या मैं एज ए थ्योरम लिख देता हूँ। सो एज ए डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या थ्योरम लिख देता हूँ इसको मैं। तो ये कहता है, हालांकि इसको खोलोगे तो वही बात है ना। सो अ सीक्वेंस ए एन ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स। तो कुछ बुक में ये डेफिनेशन होगा जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ऐसा डेफिनेशन लिखा होगा, देयर इज टू रियल नंबर स्मॉल m एंड कैपिटल M सच दैट कि जो ए एन की वैल्यू है मोर देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, है ना। सो मोर देन इक्वल टू स्मॉल m एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बात बराबर ही है ना, अगर इसको हम खोलेंगे तो ए एन लेस देन इक्वल टू कैपिटल M मोर देन इक्वल टू माइनस m, तो वही हो गया। तो वो m यहाँ पे माइनस m हो गया, मतलब ये स्मॉल m है। तो ऐसे भी तो ये बोलते हैं जो कैपिटल M है यहाँ पे अपर बाउंड है, स्मॉल m जो है वो लोअर बाउंड है ना। सो मतलब दोनों तरफ से बाउंडेड होने चाहिए, अगर एक तरफ से भी अनबाउंडेड हो गया तो वो अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा, है ना। मान लो लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो बात तो बराबर ही है ना, बाउंडेड होने चाहिए। हाँ हाँ कोई दिक्कत है। यहाँ पे हमने लिखा ए एन लेस देन इक्वल, हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने डिफाइन किया कि एक ऐसा नंबर मिल जाए जो जिसमें मॉड ए एन लेस देन एम हो, सिंपल है। तो यहाँ मतलब हो गया कि ए एन लेस देन इक्वल टू एम मोर देन इक्वल टू माइनस एम हो जाए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और ये दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है, यही बाउंडेड यही बाउंडेड, आपको समझना है क्यों इक्विवेलेंट है, बोथ आर इक्विवेलेंट। क्यों इक्विवेलेंट है, कोई एग्जांपल देख लो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो मान लो मेरा सीक्वेंस अभी के लिए 1/n ही है, मान लो ये सीक्वेंस है। तो मतलब सिंपल ए एन है 1/n। अब मैं बोलूँगा कि ये दोनों डेफिनेशन से मैं बता देता हूँ अब, है ना,
क्योंकि देखो बाउंड यूनिक नहीं होता, जो अपर बाउंड या लोअर बाउंड है वो यूनिक नहीं होता, देयर आर इन्फिनाइटली मेनी। अगर कोई नंबर अपर बाउंड है तो उससे लार्जर नंबर जितने भी होंगे सब अपर बाउंड होगा, कोई नंबर लोअर बाउंड है उससे छोटे जितने नंबर होंगे सब लोअर बाउंड होगा। तो ये यूनिक नहीं होता अपर बाउंड लोअर बाउंड, है ना। हाँ, लिस्ट अपर बाउंड जो सुप्रीमम है वो यूनिक होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो इन्फीमम है वो यूनिक होगी, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन जो मेरे पास है, जैसे मैं लिखूं कि ये बाउंडेड क्यों है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मॉड ए एन लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसे लिख सकता हूँ पहले पार्ट में। ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि जो ए एन है मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2। आप कह रहे हो 2 ही क्यों ले रहे हो, 1 ले लो, 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने कहा कोई नंबर अपर बाउंड है तो उससे लार्जर नंबर कोई भी ले लो वो अपर बाउंड होगी, है ना। तो ये चीज़ है, यहाँ 2 की जगह आप 1 ले लो तो भी चलेगा, 3 ले लो तो भी चलेगा, क्योंकि इसके टर्म्स जो है ना 1/n के टर्म्स 1 से एक्सीड नहीं करेंगे और 0 से पहले नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ से भी पता चल रहा है दिस होल्ड्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये कहना चाह रहा है कि जो ए एन है 1/n है वो बाउंडेड है, दिस 1/n इज बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड। और यहाँ हमने देयर एग्जिस्ट लिखा है, एक ऐसा नंबर मिल जाए मुझे, यहाँ हमने 2 नंबर लिखे हैं, देयर एग्जिस्ट है ना, 2 नंबर्स लिखा है, तो बस ढूंढना है, वैसा मिल गया तो हो गया। तो ये हो रहा है यहाँ पे देयर एग्जिस्ट 1, तो यहाँ हमने 1 ढूंढा, तो एन के 1 की जगह 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी ले लो, 1 से लार्जर कोई भी नंबर आप ले लो, कोई रियल नंबर वो अपर बाउंड होगा। यहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इसको भी हम खोलेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हम कह रहे हैं कि ए एन की वैल्यू 1 और -1 के बीच है, सही है, तो भी बात बराबर है, लोअर बाउंड -1 अपर बाउंड 1 है। यहाँ लोअर बाउंड 0 क्योंकि अब बाउंड यूनिक नहीं होता था, अपर बाउंड लोअर बाउंड जरूरी नहीं यूनिक होगा, तो बहुत सारे कोई भी एक ढूंढ लो तुम, जरूरी नहीं कोई दूसरा अपर बाउंड ढूंढ रहा है वही मैं भी ढूंढूंगा जो आप ढूंढोगे, सब लोग अलग अलग अपर बाउंड ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए एग्जाम में कभी अपर बाउंड थोड़ी पूछता है, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछा जाता है अपर बाउंड। क्या डिफरेंट आएगा? हाँ, नहीं नहीं, वो आपको समझ नहीं है उसके, इसीलिए वैसा नहीं है। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम इन्फीमम सीक्वेंस का रेंज डिसाइड करता है, ये नहीं कुछ भी लिख दिया। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे कि ए एन की वैल्यू 100 से, मैं अगर लिख दूँ -100 से 100 में है, तो इसका ये मतलब थोड़ी सुप्रीमम 100 होगा इन्फीमम -100 होगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसका मतलब आपको आता नहीं है, ये चीज़ है, तो आपको सीखना है। हमने कहा बाउंड यूनिक नहीं है, सुप्रीम इन्फिमम यूनिक होगी। तो चाहे मैं आपसे पूछूं सुप्रीम इन्फिमम वैल्यू सीक्वेंस की, या मैं बताऊं या कोई बताएगा, वो यूनिक ही बताएगा, डिफरेंट नहीं होता। अपर बाउंड डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लिस्ट अपर बाउंड यूनिक होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यूनिक होगा, ये समझना है आपको। रेंज डिसाइड करेगा, सीक्वेंस का जो रेंज है वो डिसाइड करेगा। जैसे मैं यहीं पे बात करूं, इस सीक्वेंस का अगर मैं रेंज लिखता हूं तो वो रेंज डिसाइड करेगा कि जैसे आपके पास रेंज है सीक्वेंस 1/n का, जैसे सीक्वेंस ऑफ 1/n का आप रेंज लिख दो, रेंज हमारा सेट है ना, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वो तो ऐसा लिख सकते हैं, ये जो हम सीक्वेंस लिख रहे हैं ये तो इसके टर्म्स ऐसे हैं, टर्म्स हैं, पहला टर्म 1 1/2 1/3 1/4 इस तरह से हैं। जब यहाँ लिखेंगे तो ये सेट में है 1 1/2 1/3 1/4 सो ऑन। अब मुझे ये देखना है कि ये जो सेट है ना, तो ये सेट एक्चुअली डिसाइड करेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना। सो जैसे जैसे मैं पूछूं आपके कि व्हाट इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ये जो सीक्वेंस है 1/an, जिसको हम बोलेंगे सुप्रीमम ऑफ an या 1/n, सेट कंटेनिंग 1/n, ये समझ सकते हैं आप। वो सेट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि रेंज डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वही चीज़ है, आप रेंज रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो यहाँ पर ऐसा लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम अगर आप 1/n लिखना चाहो तो भी ठीक है। जैसे अगर आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ये जो आएगी
ऑफ सीक्वेंस ए एन, यही बात है, इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस ए एन, ये चीज़ है। तो आप रेंज देखिए, रेंज क्या है, 1, 1/2, 1/3। आपको पता है कि एक एन जब बहुत लार्ज होगा तो इसके जितने भी टर्म्स होंगे ऑल टर्म विल बी इन द नेबरहुड ऑफ जीरो, जीरो से लेस नहीं हो सकता, सारे टर्म पॉजिटिव है। वी नो हेयर दैट सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बताइए, आपको समझ आ गया होगा। सो व्हाट इज द सुप्रीम वैल्यू ऑफ दिस सीक्वेंस, व्हाट इज इनफीमम वैल्यू ऑफ दिस सीक्वेंस। तो जो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपर बाउंड 1 से लार्जर कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी रियल नंबर, सब अपर बाउंड है। 0 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे, सब लोअर बाउंड है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे लोअर बाउंड -1, इट्स ओके, अपर बाउंड 1 इट्स ओके, यहाँ लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 1 है, ओके। मैं -100 से +100 लिख दूँ तब भी ओके है ना। मैं बोलता हूँ कि ए एन की वैल्यू माइनस, जी जी जी, ये यूनिक होगा, किसी भी सेट का या किसी सीक्वेंस का यूनिक होगा। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो इट मे नॉट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट देन इट विल यूनिक। तो ठीक है ना, जैसे जैसे मान लो हमारा एक सीक्वेंस है सिंपल, मैं अगर लिखता हूँ एन स्क्वायर लिख दिया अभी सिंपल आसानी के लिए, है ना, ये मेरा सीक्वेंस है। तो इसके टर्म्स कैसे होंगे, अब आप देखेंगे तो ये जो एन स्क्वायर है इसके टर्म्स है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये। तो यहाँ से अगर देखें हम, तो आप ये बोल सकते हैं ए एन के जितने भी टर्म्स है दैट विल बी मोर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो इसके लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है बट इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो 1 या 1 से छोटे कोई भी नंबर ले लेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि लोअर बाउंड है ना क्या होगी, तो लोअर बाउंड आप कुछ भी ले सकते हो। मैं अगर बोलूं सेट ऑफ, ये यहाँ पे जैसे मैं लिखता आपसे, चलो यहाँ पे अगर इसमें थोड़ा और मैं वर्क करता इस सीक्वेंस पे, सो अगर मैं पूछता कि व्हाट इज द सेट ऑफ लोअर बाउंड, मैं अगर इस सीक्वेंस में कैलकुलेट करूं सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस 1/n, बताइए सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस 1/n सीक्वेंस के लोअर बाउंड जितने भी पॉसिबल है उसका एक सेट बताना है, कलेक्शन बताना है, वो क्या होगा। सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ 1/n, बोलो सेट ऑफ लोअर बाउंड क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ अपर बाउंड, सेम चीज, सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस 1/n, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, ये बोलना चाहूँ जितने भी अपर बाउंड हो सकते हैं उसका एक कलेक्शन बताना है, जितने भी अपर बाउंड है उसको एक साथ लिखना है, क्या होगा। सो ये अपर बाउंड इंक्लूड कर सकते हैं आप 1 से इन्फिनिटी, लोअर बाउंड क्या होगा। यहाँ से 0 इंक्लूड करते हैं। तो मैं सीक्वेंस के टर्म्स नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझना है, मैं लोअर बाउंड लिख रहा हूँ कि वैसे नंबर, लोअर बाउंड का मतलब है कि सीक्वेंस के सारे टर्म उस नंबर से बड़े होंगे तो वो लोअर बाउंड है। अपर बाउंड का मतलब सीक्वेंस के सारे नंबर उससे छोटे होंगे, जैसे छत क्या है अपर बाउंड है, ये फ्लोर क्या है लोअर बाउंड है, इस तरह से। तो अब आप देखो इसमें लिस्ट क्या है, हम बोलते हैं ना लिस्ट अपर बाउंड, यहाँ जो मैं पूछ रहा था आपसे लिस्ट अपर बाउंड, तो इस सेट ऑफ अपर बाउंड में देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो लिस्ट अपर बाउंड जो है 1 है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इस लोअर बाउंड में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये जो लार्जेस्ट नंबर इसमें आ रहा है वो इनफीमम है, इसमें जो स्मॉलेस्ट आ रहा है वो सुप्रीमम है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे ये क्या ये बाउंडेड है, तो इसका लोअर बाउंड सेट ऑफ लोअर बाउंड, सेट ऑफ लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एन स्क्वायर, फिर पूछूं सेट ऑफ अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एन स्क्वायर, प्रीमम वैल्यू ऑफ सीक्वेंस एन स्क्वायर, इनफीमम
तो यहाँ से अगर पूछूं आपसे इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस एन स्क्वायर, इन्फीमम वैल्यू क्या होगी? बाकी लोग बताइए। तो इसके लोअर बाउंड का कलेक्शन क्या है? तो ए एन किससे छोटा होगा? ए एन तो कभी खत्म हो ही नहीं रहा। इस तरह से है ना कि 1 से ज़्यादा है तो इसके लोअर बाउंड क्या हो सकते हैं? क्योंकि ये तो सीक्वेंस के टर्म 1 4 9 इस तरह से है, तो लोअर बाउंड आप ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। और अपर बाउंड क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं अपर बाउंड, प्लस इन्फिनिटी है, सेट ऑफ अपर बाउंड है ना, तो ऐसा कुछ सेट मिलेगा ही नहीं हमें सेट ऑफ वैसा, सो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऐसा कोई अपर बाउंड इसके पास है ही नहीं। अपर बाउंड क्या होगा? ऐसा नंबर जिससे सारे टर्म छोटे हो जाए सीक्वेंस के, तो ऐसा कोई नंबर तो है ही नहीं। यहाँ पे अगर देखेंगे आप कि सो व्हाट इज द सुप्रीम वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर, तो कहता है लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड तो एग्जिस्ट किया ही नहीं, तो लिस्ट अपर बाउंड कहाँ से आएगी? तो डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फिमम ऑफ एन स्क्वायर, इन्फिमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो लोअर बाउंड जितने भी हैं उसमें से लार्जेस्ट वन, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जितने उसमें से लार्जेस्ट वन इज वन, तो इन्फिमम यहाँ पे ये है, सुप्रीम डज नॉट एग्जिस्ट। यस, हाँ सेट ऑफ लोअर बाउंड, सो यू टेल मी ये जो ए एन है ये किससे लार्जर होगा? सो दीज आर द नंबर्स दैट कैन बी टेकन हेयर in place of this is a lower bound, और what is that number? so ये जो आता वो यहाँ पे आता, और ये जो पॉसिबल है वो ये है, so we have to tell है ना कि a n किस नंबर से हमेशा ज़्यादा होगी, so you can choose any one out of this set, that is the lower bound, there is no upper bound, so डज नॉट एग्जिस्ट में दो सिचुएशन है, इन्फिनिटी भी उसमें आ जाता है, और डज नॉट एक दूसरा सिचुएशन आपने देखा -1 की पावर n है उसकी लिमिट की बात करते हैं हम, तो वहाँ भी लिखते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। मैं बोलता हूँ कि -1 की पावर n लिमिट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस -1 की पावर n, तो हम क्या लिखते हैं? कल हमने लिखा था कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, तो हमने कहा था -1 की पावर n डाइवर्जेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लिमिट इन्फिनिटी आ गई, लिमिट इन्फिनिटी आती है तब भी डाइवर्जेंट है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तब भी डाइवर्जेंट है, तो लिमिट इन्फिनिटी आ रही है तब भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो डज नॉट एग्जिस्ट में दो सिचुएशन है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है, या बीच की कोई सिचुएशन हो सकती है, जैसे आप प्लस इन्फिनिटी लिख दिया, दैट विल ऑल्सो बी द केस ऑफ प्लस इन्फिनिटी, आप प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऑल्सो इंक्लूड्स इन द डज नॉट एग्जिस्ट, बट दिस नॉट ओनली द केस, जैसे नहीं समझे नहीं, तो अब -1 की पावर n की लिमिट कितनी है और n की लिमिट कितनी है? तो लिमिट क्या होगा? व्हाट इज लिमिट ऑफ n? हाँ व्हाट इज लिमिट ऑफ, सो लिमिट क्या लिख रहा था मैं? n लिख रहा था ना, या n स्क्वायर ही ले लो, अभी जो लिख रहा हूँ n स्क्वायर, तो इसकी लिमिट कितनी है n स्क्वायर की? अच्छा n तो ले ही लिया ना, छोड़ो, चलो ये -1 की पावर n ले लो यहाँ पे। हाँ बताओ, अब दोनों का आंसर बताओ। तो मैं दोनों में लिखूंगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो अब आपको समझना है कि डज नॉट के दो पॉसिबल सिचुएशन क्या है, जो मैं कहना चाह रहा था आपसे, तो मैं दोनों में डज नॉट एग्जिस्ट ही लिखूंगा, ठीक है ना, ये मेरा मतलब है। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फाइनाइट, हमने कल एक थ्योरम लिखा था, इफ लिमिट एग्जिस्ट इट इज फाइनाइट एंड यूनिक, तो जो इन्फिनिटी है दैट इज नॉट फाइनाइट, सो दैट्स व्हाई डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हम तभी बोल सकते हैं एग्जिस्ट करती है जब वो फाइनाइट नंबर आएगी, so limit exists if and only if it is finite and unique, so infinity is not a finite number, even infinity is not a number, so that's why, ठीक है जी। तो चलिए,
तो मतलब दोनों सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, एन स्क्वायर भी डाइवर्जेंट है और -1 की पावर n भी डाइवर्जेंट है। ठीक है, नहीं नहीं डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप इन्फिनिटी डाल सकते हैं, यहाँ इन्फिनिटी नहीं डाल सकते। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि डज नॉट इन्फिनिटी में इन्फिनिटी वाला केस भी आ, डज नॉट एग्जिस्ट में इन्फिनिटी वाला केस भी इंक्लूडेड है, बट डज नॉट इज सिर्फ मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी ही आएगी, ये भी एक सिचुएशन है। आई कैन नॉट से कि, या कोई नहीं कह सकता कि इसकी लिमिट इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी नहीं है फिर भी डज नॉट एग्जिस्ट है, इन्फिनिटी आई तब भी डज नॉट एग्जिस्ट है, ये चीज़ है। यहाँ प्लस इन्फिनिटी तो भी सही है, गलत थोड़ी है, मतलब प्लस इन्फिनिटी है तब भी डज नॉट एग्जिस्ट है, ये है। प्लस इन्फिनिटी यहाँ नहीं है तब भी डज नॉट एग्जिस्ट है, ये है। यस, तभी उसको बात करते हैं, देखो। सो एन इज अ सीक्वेंस -1 की पावर एन। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं आपको, पहले हम बात करते हैं रेंज ऑफ ए एन की। अच्छा, ए एन के टर्म्स तो आप जानते ही हो आप लोग, -1 की पावर एन जो है, अगर इसके टर्म्स अगर आप लिखेंगे, सो टर्म्स यू नो ऑलरेडी, -1 1 -1 1 -1 1। बताइए व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस ए एन, इसके रेंज में क्या क्या एलिमेंट आएगा। तो इसका रेंज एक फाइनाइट सेट है, जस्ट दो होगा। बताइए सेट ऑफ अपर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ए एन, यही वाला सीक्वेंस, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ ए एन। तो अपर बाउंड मतलब वैसा नंबर जिससे सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं वो छोटा हो जाए, है ना। तो 1 -1 ही वैल्यू है, तो ये आप ले लेंगे। सेट ऑफ अपर बाउंड लिख रहा हूँ तो 1 से इन्फिनिटी में कुछ भी ले लो, सेट ऑफ लोअर बाउंड माइनस इन्फिनिटी से -1 में कुछ भी ले लो। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, अपर बाउंड मीन्स व्हाट नंबर यू कैन टेक, दैट इज द अपर बाउंड। लोअर बाउंड मीन्स व्हाट नंबर्स यू कैन टेक, दैट इज द लोअर बाउंड। ठीक है ना। सो व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स यू कैन प्लेस हेयर, सो दीज आर द पॉसिबल नंबर्स यू कैन प्लेस हेयर, उसके लिए हो जाएगा, है ना। तो अभी क्या है, अब मैं बात करूं व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस, व्हाट इज द इनफीमम इस वाले सीक्वेंस का। तो सुप्रीमम यू नो द वैल्यू इज लिस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम का मतलब है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एन या रेंज ऑफ ए एन। ये होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एन, ये चीज़ है। ठीक है जी। सो तो जो अपर बाउंड मैंने लिखे हैं उसमें लिस्ट नंबर क्या है, 1 है, सो 1 इज द सुप्रीमम। एंड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो मैंने इन लोअर बाउंड्स लिखे हैं उसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है, सो दैट इज द -1। ठीक है। चलो ये बाउंड समझ आ रहा है आप लोगों को, लोअर बाउंड अपर बाउंड। तो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली, देखो मैं फिर से एक थ्योरम लिख देता हूँ। सो हालांकि पहले लिख चुका हूं मैं, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली बोथ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट, बोथ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट। अच्छा, अभी आपको याद दिलाता हूँ, जो था कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, वो ये कहता है, अभी इसमें हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लगाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं लिख रहा था कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है, या ना उसने लिखा था, कोई बताइए स्टेटमेंट किसी को याद हो तो, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है। मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, रियल नंबर सिस्टम एज अ कंप्लीट फील्ड। तो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का मतलब वही है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, ये जो था ना, ये रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि कोई सबसेट ऑफ, हमने बोला था लास्ट क्लास में सेट के थ्रू डिफाइन किया था मैंने, वही चीज़ मैं अब सीक्वेंस के टर्म में डिफाइन करूंगा, क्योंकि सीक्वेंस का रेंज सेट ही तो है, तो इसीलिए। रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, इसका क्या मतलब था, मैंने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लिखी थी, तो इसका ये मतलब था हमारे पास, कोई बताओ भाई, किसी को याद नहीं है, क्यों क्लास अटेंड करते हो फालतू में।
हाँ ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे कहा है कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड होगी अगर उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी, और अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये कहता है कि जिस सीक्वेंस के पास अपर बाउंड होगी उसके पास सुप्रीमम भी जरूर एग्जिस्ट करेगी। इफ अपर बाउंड एग्जिस्ट देन लिस्ट अपर बाउंड ऑल्सो एग्जिस्ट, मतलब सुप्रीमम एग्जिस्ट। इफ लोअर बाउंड एग्जिस्ट देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट, मतलब इन्फीमम एग्जिस्ट। तो यही चीज़ मैं सीक्वेंस के टर्म में लिख सकता हूँ कि वो मैंने सेट के टर्म में लिखा था वहाँ पे, यही चीज़ सीक्वेंस के टर्म में आ जाएगा। तो इफ lower bound of sequence an exist, sequence an exist, then जो greatest lower bound जो कि infimum होगा, अच्छा lower bound लिख दिया ना, तो greatest lower bound infimum, then infimum of an also exist। तो ये गारंटी देता है कि अगर किसी सीक्वेंस के पास या सेट के पास लोअर बाउंड है तो ये जरूरी है कि उसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा हमेशा। फिर दूसरा पार्ट ऐसे ही है, तो वहां मैंने सेट के टर्म में लिखा था, अब हम सीक्वेंस के टर्म में लिख रहे हैं। तो इफ कोई सीक्वेंस है, इफ अपर बाउंड एग्जिस्ट, तो इफ अपर, नहीं नहीं और भी सेट्स पे लग सकता है रियल नंबर। रैशनल नंबर बताओ कंप्लीटनेस सेटिस्फाई करेगा? तो कंप्लीटनेस सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर कोई सबसेट ऑफ रियल नंबर का, तो अगर अपर बाउंड उसका रियल नंबर है तो उसकी जो सुप्रीमम होगी वही रियल नंबर आएगी। बट ये रैशनल नंबर, बताइए क्या रैशनल नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? अगर मैं सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर लेता हूँ तो क्या ज़रूरी है कि उसका अपर बाउंड या उसका सुप्रीम वैल्यू वो रेशनल ही होगी? रैशनल नंबर लेता हूँ मैं अगर रियल की जगह, तो रियल सेटिस्फाई करेगा और भी सेट सेटिस्फाई कर सकता है, बट ये है। बताओ। हम्म। क्या कन्वर्स नहीं है मतलब? हाँ, तो क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? तो कहना क्या चाह रहे हो? कौन सा कन्वर्स? हाँ, तो मैंने कहा कन्वर्जेंट लिखा है? अच्छा कन्वर्जेंट लिख दिया, नहीं नहीं ये मैंने गलती, ये बाउंडेड लिखा है मैंने। ये बाउंडेड की जगह मैंने अपने गलत, हाँ सही बताया आपने, वो मैंने बाउंडेड लिखा है इसलिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। दिस इज नॉट द कन्वर्जेंट, वो मैंने गलत लिखा है। कन्वर्जेंट की बात नहीं कर रहा, बाउंडेड की बात कर रहा था। सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ एंड ओनली बोथ अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट, है ना। ये बाउंडेड की बोल रहे हैं कि बाउंडेड है, वो लिखने में गलती किया है मैंने, बोला बाउंडेड ही होगा मैंने। सो सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ एंड ओनली अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेगा तभी। अगर मान लो एक बाउंड एग्जिस्ट नहीं किया तो वो अनबाउंडेड बोला जाएगा। यहाँ मेरा बताने का ये मतलब है कि किसी का मान लो लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो है ना, मतलब वो बाउंडेड नहीं होगा। या अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है, लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो अपर बाउंड मतलब बाउंडेड होने के लिए लोअर बाउंड अपन दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वही लिख रहा हूँ, यहीं पे ये कर रहा हूँ कि अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है तो इन्फिमम एग्जिस्ट करेगी, और अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है तो इन्फिमम एग्जिस्ट करेगी, अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, ऑल्सो एग्जिस्ट, है ना। तो ऐसा होगा। तो ये मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा था, यहाँ देखो जैसे मैंने लिखा कि, है ना, तो यहाँ मैं लिख रहा था कि कन्वर्जन तो नहीं है वो हमें पता है ना, तो ठीक है। ये अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है तो इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगी, लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगी, इन्फिमम एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। क्या ये इसके बाद पीछे क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझे? हाँ, एन स्क्वायर का सुप्रीमम क्या है बताओ? हम्म, ये अपर बाउंड, सुप्रीमम हमेशा अपर बाउंड होगा। हाँ, तो अपर बाउंड है ही नहीं इसके पास। तो ठीक है भाई, तो आगे फिर बढ़ते हैं। तो ये बाउंडेड की थोड़ी स्टोरी है कि बाउंडेड कब होगी कब नहीं होगी, है ना। अच्छा कुछ एग्जांपल अगर देखना हो तो एक दो एग्जांपल ट्राई कर लो। तो
जिससे पूछा जाए मान लो। हाँ वैसे तो अच्छा ये मैं लिख रहा था वहाँ पे कि अच्छा कन्वर्जेंस का बाउंडेड के साथ क्या रिलेशन है, जो अभी मैं लिख रहा था ना वो कन्वर्जेंस का बाउंडेड के साथ क्या रिलेशन है। जैसे अभी बता रहे थे वो ना कि बाउंडेड है जरूरी नहीं कन्वर्जेंट हो। हम्म। हाँ जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे ये है कि इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज बाउंडेड, है ना, इट इज बाउंडेड। सो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। तो रिमार्क में हम लिख सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ एबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना। कन्वर्स ऑफ एबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कन्वर्स जो ट्रू नहीं है। तो काउंटर एग्जाम्पल अभी आपने बताए थे, है ना, जैसे -1 की पावर n है, तो ये एक काउंटर एग्जाम्पल है कि ये बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर कन्वर्जेंट होगी तो बाउंडेड होगी, ठीक है ना। अब बाउंडेड कब होगी, जब लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेगी। तो पिछला थ्योरम जो लिखा था वही मेरा मतलब था कि बाउंडेड इफ एंड ओनली लोअर बाउंड अपर बाउंड बोथ एग्जिस्ट। कन्वर्जेंट है देन बाउंडेड है, बाउंडेड मे नॉट बी कन्वर्जेंट, है ना। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि दैट इज बाउंडेड मे नॉट बी कन्वर्जेंट, मतलब मे और मे नॉट बी, क्योंकि हम स्टेटमेंट ट्रू तब लिखते हैं जब ऑलवेज ट्रू हो। तो ये तो ऑब्वियस है ना। तो कहने का ये मतलब है कि बाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट कन्वर्ज, जरूरी नहीं कन्वर्ज करेगी, है ना। जैसे एग्जांपल अभी बताया था -1 की पावर n है, इस तरह से ये एक एग्जांपल है जो बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है। और भी ले सकते हैं, साइन वाला जैसे था, है ना। ये है नहीं 1/n तो सीरीज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस आप ये ले सकते हैं जैसे साइन n π/6 ले लो, ये है। तो ये बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है ना, साइन n π/6, तो ये सीक्वेंस है। सो दिस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। इस तरह से आप कॉस में ले लो n π/12, ये बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है। सो दिस सीक्वेंसेस आर बाउंडेड बट दे आर नॉट कन्वर्जेंट, है ना। तो कल मैं स्टोरी बता रहा था मैं आपको कि सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर दोनों इक्वल है। लिमिट सुपीरियर क्या होता है कि जो सब सीक्वेंसेस की लार्जेस्ट पॉसिबल लिमिट, लिमिट इन्फीरियर क्या है, सब सीक्वेंसेस की स्मॉलेस्ट पॉसिबल लिमिट। तो वो है, तो है ना, इसमें अलग अलग लिमिट्स आएंगी तो इक्वल होनी चाहिए तभी कन्वर्ज करेगी, जिसको लिमिट पॉइंट भी बोलते हैं। आगे जगह ना लिमिट पॉइंट की हम बात करेंगे। लिमिट पॉइंट इज, है ना, वन काइंड ऑफ, सो लिमिट पॉइंट लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट जो होगा वो लिमिट सुपीरियर होगा, जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा वो लिमिट इन्फीरियर होगा, ये चीज़ है। ठीक है जी, तो आते हैं इस पर। तो ये तो रिलेशन हो गया कन्वर्जेंट का बाउंडेड के साथ। बाउंडेड जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट होगा। कुछ चेक करना हो तो चेक तो ऐसे कर ही सकते हो ना कुछ, जैसे मैं अगर पूछूं एग्जांपल के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर बाउंडेड। जी जी हाँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर बाउंडेड, तो पहला है, मान लो मैं लिख दूँ हमारे लिए n⁻1/n, ठीक है ना। फिर जैसे है √n+1 - दिस, ये तुम्हारे पास है जैसे कल लिखा था हमने 2n/n²। और बताओ।
है ना, इज आर बाउंडेड हो सकता है, तो हो सकता है एक ही करेक्ट हो, एक से ज़्यादा करेक्ट हो। ओके, ए एंड बी, बाकी लोग। अच्छा ये मैं ए बी, ए बी सी डी, ये ऑप्शन था ना, ए बी सी डी होगा, वन है। ठीक है ना, तो जैसे देखो सिंपल है। तो हमने तो कल इन दोनों को लिमिट में निकाले थे ना, तो जो कन्वर्जेंट है वो तो बाउंडेड हो ही जाएगा, और जो कन्वर्जेंट नहीं है कुछ नहीं कह सकते, है ना, जो कन्वर्जेंट है वो तो बाउंडेड हो ही जाएगा। जैसे यहाँ पे इसी थ्योरम को हम दूसरे तरीके से, मैं है ना कंट्रा पॉजिटिव जो स्टेटमेंट अक्सर यूज़ करता हूँ, जैसे यहाँ पे है, हमने लिखा कि अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी। इसी थ्योरम को मैं दूसरे वर्ड्स में लिखूँ, सो इफ अ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, मान लो बाउंडेड नहीं है, तो क्या होगा, देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है ना, तो इसी थ्योरम का ये कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। इसने कहा कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, हमने कहा बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है ना, तो उस तरह से। तो बाउंडेड है तो कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्ज नहीं करेगी। कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, कन्वर्जेंट नहीं है तो बाउंडेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये आपको समझना है। सो बताओ, अगर लिमिट की बात करूँ, मैं लिमिट के थ्रू ही डिसाइड करता हूँ। लिमिट एंड, हाँ सोचो, उसमें थोड़ा मुश्किल है, हालांकि फॉर्मूला होता है लेकिन प्रूफ भी है उसका। सो इसका तो वन आता है ना। कल ही हमने इसका कैलकुलेट किया था, बी वाले का भी, √n+1 माइनस √n, तो इसका ज़ीरो आया था। और तीसरा, लिमिट n टेंस टू की पावर n/n², एल हॉपिटल लगाओगे दो बार तो इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। और डी वाले में बताओ भाई, किसी ने लिमिट निकाला है, हाउ टू फाइंड लिमिट, एनीवन टेल मी व्हाट इज द, चलो लिमिट के क्वेश्चन मान लो पूछ लेता हूँ। सो व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। देन निकालो, कोई निकाल के बताओ। अच्छा टर्म्स इसके कैसे हैं, अगर मैं ऐसा पूछूं, अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डिस्कस नहीं किया, क्या ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, अगर एन की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, भाई ये चेक करो।
बोलो भाई, किसी का आंसर आया? तो इसका मतलब लिमिट इसकी जीरो होगी, तो फिर तो बाउंडेड हो गया। बताओ भाई बाकी लोग। तो लिमिट तो इसकी जीरो आएगी, क्वेश्चन है कैसे आएगी। तो कई सारे अप्रोच है। बताओ भाई। एक अप्रोच ये है कि अगर तुम ये दिखा पाओ कि ये जो n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n है, ये लेस देन 1/n होगी, मोर देन 0 होगी फॉर लार्ज n। अगर ये दिखा दो तो एक तो इससे काम हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, एक और तरीका है इसका, तुम अगर ये दिखा दो कि दिस इज लेस देन, एक को लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। सो जीरो तो होगा नहीं कभी, है ना, मतलब ऐसे तो लिख सकते हो, बाउंड ही लिख रहा हूँ ना। सो 1/2 की पावर n/2, ये भी एक तरीका है इसका। और सैंडविच थ्योरम लगा दोगे, सैंडविच थ्योरम पढ़ा है तुम लोगों ने, पहले पढ़े होंगे, तो उससे आ जाएगा। तीसरा तरीका है ना, ये सब हिंट है, तुम ये सब अप्रोच लगा सकते हो। सो इफ़ यू कैन प्रूव दिस। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलो यहाँ मैं ट्राई करता हूँ, देखो। सो हो क्या रहा है, एन फैक्टोरियल क्या है, एन, n-1, n-2 अप टू 2 तक, वन का क्या ही है ना, जैसे। और यहाँ n है ना, वन तक अगर ले लिया, ठीक है। n n n ईच टर्म के साथ n है, तो ये n तो तुम काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा ये। सो व्हाट डू यू नो अबाउट 2/n, इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ मैं? नहीं, जीरो तो है, लेकिन मुझे बाउंड निकालना है। तो ये लार्ज n के लिए लेस देन वन होगा। अच्छा, लेस देन वन होगा, 1/n से लेस होगा, लेकिन हमें तो लिमिट जीरो पे लाना है। या तो एक लॉग लगा के ट्राई कर सकते थे हम, लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, तो फैक्टोरियल कन्वर्ट हो जाएगा सम में, है ना। और उससे भी हो सकता है। सब कह रहे थे ना, यहाँ पे अगर मैं वैसे ब्रेक करूँ तो ये बनेगा 1-1/n, 1-2/n, एक ये है, तो यहाँ से आएगा 1n-n है, तो नहीं, टू है ना, तो यहाँ से तो 1/n तक आ रहा है ना, तो आएगा 1-n-1/n तक ना, यही तो होगा। ये वाला बन जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 1-k/n और k फ्रॉम, या एक 1/n को बाहर रख लो तो वो बेटर रहेगा, है ना। एक वन बाई लास्ट वाले 1/n का बाहर रख लो। सो यहाँ से लिमिट एज अ सम फॉर्मूला जानते हो, उससे भी आ जाएगा लिमिट एज अ सम से। तो मतलब प्रूफ के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, तुम देखो बहुत सारे प्रूफ टेक्निक है, बट यू कैन प्रूफ। किसके अकॉर्डिंग? सीरीज से भी कर सकते हैं। सीरीज में क्या होता है कि एक लॉजिक सीरीज वाला भी है, उससे अगर आप करोगे तो ऐसा हो सकता है कि मान लो आपको पता है ना कि जैसे एक थ्योरम होता है, तो मैं अभी यूज़ कर लेता हूँ, इस थ्योरम से हो जाएगा an+1/an, इसकी लिमिट, थ्योरम कहता है अगर ये लेस देन वन आ गई, तो आपको पता होगा रेशियो टेस्ट सब लोग जानते होंगे, अगर ये लेस देन वन आ गई तो क्या हो जाती है, सीरीज एन कन्वर्जेंट। और सीरीज एन कन्वर्जेंट हो जाती है तो क्या होता है, नहीं नहीं, एन की लिमिट क्या होती है, जीरो। तो यहाँ से इस थ्योरम से भी प्रूव हो जाएगा। आप मान लो ये ए एन है, सपोज दिस इज ए एन, तो ये ए एन है, an+1/an निकालो, देखो लेस देन वन आएगी, चेक करो। अगर वैसी होती है तो सीरीज एन कन्वर्जेंट है, और मतलब डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जा सकते हो, ये बीच में लाने की जरूरत नहीं है ना। मैं तो प्रूफ बता रहा हूँ आया कैसे, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कम टू दिस कंक्लूजन, आप सीधा इस कंक्लूजन पे पहुँच सकते हो यहाँ से। अगर ऐसा हुआ
सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट भी है, ये तो बाद की चीज़ें हैं। पहला दूसरा यही है कि लिमिट ए एन की पावर 1/n लेस देन 1 हो गया। तो मैं बता रहा था यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो वो रेशियो टेस्ट यूज हुआ, यहाँ पे रूट टेस्ट यूज होगा। अगर ऐसा भी हो जाता है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन जीरो होगी। तो आप ये थ्योरम यूज कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिमिट एज अ सम लगाना चाह रहा था, तो वो भी हो जाएगा। उससे मैं अगर करूँगा तो एक 1/n में वापस रख लूँगा, तो ये जाऊँगा 1 माइनस एन माइनस 2/n लिखेंगे, एक 1/n बाहर रख लेंगे, तो 1/n बाहर प्रोडक्ट। लेकिन मुझे तो समेसन में चलाना होगा बाद में ना। तो उससे करना हो, ये ठीक है, इससे आ जाएगा आई थिंक। देखो इससे आ जाएगा, छोड़ो ये अप्रोच। मतलब एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से सॉल्व हो सकता है ना, तो देर आर डिफरेंट अप्रोचेस। आई थिंक एक अप्रोच ये है। तुम लोग निकाल कर देखो क्या ए एन अपॉन, आप लोग चेक करो यहाँ पे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की लिमिट क्या आ रही है आपकी। आप निकाल कर देखो इस सीक्वेंस में, ये ए एन है मेरा, तो इस ए एन के लिए क्या आएगी बताओ। लेसन बना रही कि नहीं आ रही है, क्वेश्चन ये है। हुआ कि नहीं हुआ भाई, किसी का लिमिट निकला कि नहीं। तो बताता हूँ, ये 1/e आएगा, एक फॉर्मूला होता है वो यूज होगा, 1/e आएगा। हाँ, तो 1/e आएगा जो कि लेस देन 1 है, तो इसीलिए यहाँ से लिमिट ऑफ ए एन जीरो आ जाएगी। जो दूसरा अप्रोच मैं पहले बताना चाहता था, उसके हिसाब से जो पहले लिखा था ना हमने, एन अपॉन एन, एन माइनस 1 अपॉन एन, एन माइनस 2 अपॉन एन, डॉट 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 2 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन। तो ये जो टर्म्स है ये तो कट गया। ये जो टर्म है, मैं बोलता हूँ ये लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन, मतलब इसके ईच टर्म क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है कि नहीं। ये ए एन है मेरा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए एन लेस देन इक्वल टू 1 1 1 इंटू 1/n। यहाँ तक 1, इसको 1/n एज इट इज रख लो, और ये मोर देन 0 होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ये लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, ईच टर्म 1/n को एज इट इज रख लो, इसलिए रख लो क्योंकि उसमें लिमिट निकाल लगानी है। तो इसका बाउंड निकालिए, लेस देन इक्वल टू 1, ये तो कट जाएगा, तो हटा सकते हो तुम। इस तरह से आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है ना, लेस देन इक्वल टू 1। और यहाँ से लिमिट दोनों तरफ लगा लो, सो लिमिट ऑफ एन मोर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो बाई सैंडविच थ्योरम क्या होगा, तो ये 0 आ गया। तो ये दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका है। एनीवे तो ये भी बाउंडेड है, तो यहाँ पे बस सी ऑप्शन ट्रू नहीं है, बाकी सब ट्रू है। तो ए बी डी ये जो आपका है बाउंडेड है। नहीं नहीं, मैंने बोला टर्म सारे पॉजिटिव है ना। सैंडविच थ्योरम क्या होता है, या इसको स्क्वीज थ्योरम भी तो बोलते हैं। बताइए, किसी को स्टेटमेंट पता, तुम्हें बताओ भाई, जिसको याद हो कोई बताओ, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम। हाँ, yes, so let an bn and cn be three sequences such that an is less than equal to bn less than equal to cn, है ना। फॉर, देखो, फॉर सम n
फॉर सम एन मोर देन इक्वल या फॉर ऑल एन, सम बाद में, फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू एन नॉट वेयर एन नॉट इज सम नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, देन एंड सच दैट, आगे ये भी होगा ऑल्सो, सो ऐसा बोलो, इफ, यहाँ लिख देता हूँ, इफ लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ सी एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू एल है, मतलब ए एन और सी एन की लिमिट इक्वल है। तो ए एन और सी एन की लिमिट इक्वल है, देन ऑब्वियसली बी एन की लिमिट वही एल होगी। तो ये है सैंडविच थ्योरम। तो जो पहले हमने जीरो, उसका लोअर बाउंड जीरो था, पूछो क्या डाउट है भाई, ये देख लो एक बारी। तो यहाँ ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आपको। तो ये 1/n और जीरो के बीच है, तो ये बेचारा ऑलरेडी जीरो है, तो इधर तो जीरो है ही, और इधर 1/n इसकी लिमिट जीरो है, ये जीरो है, तो बीच वाला का जीरो होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा लिमिट जीरो कर दो, तो लिमिट ऑफ एन इज जीरो। ये आ जाएगा, सो लिमिट एन जीरो होगी। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो लिमिट निकालने में हेल्प करता है ना। और क्वेश्चन तुम देख सकते, यहाँ लिमिट के क्वेश्चन होंगे सीक्वेंस वाले, अगर हम कुछ क्वेश्चन तुम्हें मैं सॉल्व कराऊँ सीक्वेंस के, जहाँ लिमिट निकालना पूछा हो, देखो जरा, या और टॉपिक बता दो। अभी उन्होंने क्या डिस्कस किया, बस बाउंडेड क्या होता है और लिमिट, अब यही डिस्कस किया मेनली, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो क्वेश्चन तो अभी और आगे के एग्जाम में तो पूरा वो यूज़ करता है ना। छोड़ो इसको, जब तक देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी क्या है, आगे मैं अगर डिफाइन करूं, जैसे हमने बाउंडेड एव डिफाइन किया, जो जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, बाउंडेड बिलो जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। बाउंडेड सीक्वेंस तब होगा जब अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, ये था। अभी आते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस पे, फिर हम बात करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है ना, मोनोटोन सीक्वेंस, फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस। तो ये जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, इसका क्या डेफिनेशन है, फिर हम थ्योरम्स लिखेंगे। तो मोनो, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सो कांस्टेंट सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा। तो सिक्ल इंक्रीज तो नहीं कर रहा हो। मतलब ये इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, सिंपल है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देखो दो तरह चाहिए, तो नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग का टर्म में लिखो, या सिर्फ इंक्रीज। हाँ, सारे टर्म एक ही इक्वल है। ऑल टर्म्स आर इक्वल, कांस्टेंट सीक्वेंस ए एन बराबर है ना, जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब हम लिखते हैं ना, तो कांस्टेंट सीक्वेंसेस ए एन इज इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, है ना, के यू कैन चूज एनी नंबर, जहाँ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये हो गया ना, इस तरह से ऑल टर्म्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या है कि जो ए एन है, दिस इज के, मीन्स ऑल टर्म्स आर के ओनली, इस तरह से है ना, ऑल टर्म्स आर के ओनली। हाँ, तो मोनोटोनिक उससे पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बाद में मोनोटोनिक आएगा ना। तो चलो, तो कैसे देखो, दो कैटेगरी है, या तो हम लिखे इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये तो ऐसे डिफाइन करें, या होता है एक नॉन डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग। तो मतलब दो कैटेगरी है ना, एक में तुम इक्वलिटी अलाउड करो, एक में अलाउड नहीं करोगे। तो कैसे लिखूँ मैं,
ये लोग बुक में कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब हर बुक में अपना तरीका है। कुछ बुक में नॉन डिक्रीजिंग डिफाइन किया है, फिर इंक्रीजिंग डिफाइन किया है। एक में है कि इंक्रीजिंग है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो उस तरह से है। इंक्रीजिंग बोल दें तो डिफाइन नहीं किया क्या इसने, मोनोटोनिक सीक्वेंस। ये लोग डिफाइन इंक्रीजिंग डिफाइन किया ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे करके। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऐसे डिफाइन कर देता हूँ। तो फिर जब मोनोटोनिक पे आएंगे ना, तो यहाँ से मैं कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, तो मान लो अ सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस ए एन इज इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, सिंपल इसका है कि ए वन लेस देन इक्वल टू ए टू। जैसे एन की वैल्यू बढ़ाएंगे सीक्वेंस के टर्म्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। सो ए वन लेस देन इक्वल टू ए टू लेस देन इक्वल टू ए थ्री एंड सो ऑन, चलता रहेगा। या दूसरे टर्म में लिखोगे, सो दैट इज, यहाँ आएगा दैट इज ए एन इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे यहाँ पे, तो इक्वलिटी अलाउ नहीं करेंगे, है ना। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे तो इक्वलिटी हटा देंगे। तो वो स्ट्रिक्टली टर्म्स, जैसे वन बाई एन का सीक्वेंस है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो कभी टर्म्स इक्वल नहीं होंगे। इंक्रीजिंग में ये है कि कुछ टर्म्स इक्वल हो सकते हैं एक दूसरे के, वैसा। जैसे ऐसा मान लो है ना, जहाँ पे कांस्टेंट सीक्वेंस ऐसे हो गया, तो कांस्टेंट सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग में आ जाएगा ये, उस तरह से। फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, सो डिक्रीजिंग भी ऐसे डिफाइन कर लेंगे हम लोग। हाँ, डिक्रीजिंग, एक मिनट आता हूँ, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सो इंक्रीजिंग का मतलब है टर्म्स इंक्रीज होते जाए। एग्जांपल लिखता हूँ अभी मैं, तो ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये होगा सिंपल कि अ सीक्वेंस ए एन is decreasing if and only if, so decreasing if and only a sequence an is decreasing if and only if ऐसा होगा a1 मोर देन इक्वल टू, मतलब n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे सीक्वेंस की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो a3 एंड सो ऑन, या दैट इज में लिख सकते हो आप, दैट इज में कि ए एन मोर देन इक्वल टू ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एग्जाम्पल देख लो, तो जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लिखता हूँ वन बाई एन वाला, सो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बट डिक्रीजिंग भी होगा। सो दिस इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे एन वाला सीक्वेंस है, दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे टू है यहाँ पे, तो ईच टर्म इसके टू है, इसका मतलब, तो ईच टर्म टू है, तो ये बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है ना, इसीलिए बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और जैसे माइनस वन की पावर एन है ना, दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, सो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये जो माइनस वन की पावर एन सीक्वेंस है, तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, चार सीक्वेंस लिख दिया ना। तो ये डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग नहीं होगा, इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग नहीं होगा। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, तो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी होगा डिक्रीजिंग भी होगा। और माइनस वन की पावर एन ये ओसिलेटिंग वाला है,
तो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये 4 एग्जाम्पल लिख दिए, ठीक है। सो एक कई बार वर्ड आता है अल्टीमेटली इंक्रीजिंग अल्टीमेटली डिक्रीजिंग। तो अल्टीमेटली का देखो यहाँ हमने जो डेफिनेशन लिखा है फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए लिखा है, और यहाँ जो वर्ड लिखा है फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। एक वर्ड कई बार एग्जाम में आ सकता, पूछ लेते हैं कई बार। अल्टीमेटली इंक्रीजिंग का मतलब है कि पहले कुछ टर्म को छोड़ दो, तो लार्ज एन के लिए है ना, उसके बाद सारे टर्म अगर इंक्रीज करने लगे तो वो अल्टीमेटली इंक्रीजिंग है। या अल्टीमेटली इंक्रीजिंग वही है, कुछ टर्म को छोड़ दिया तो बाद के टर्म्स अगर डिक्रीज कर रही है तो वो डिक्रीजिंग अल्टीमेटली डिक्रीजिंग होगा, ये है। तो मोनोटोनिक क्या होगा? अ सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ। तो कोई सीक्वेंस है ए एन और इसको हम बोलेंगे मोनोटोनिक है इफ एंड ओनली इफ क्या होगा? इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों नहीं होने चाहिए, या तो सिर्फ इंक्रीजिंग हो या तो इंक्रीजिंग हो। इट इज आइदर इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर लिखूं मैं एग्जांपल, तो मतलब कहने वाला ये ना, वो ऐसा ना हो कि कुछ पॉइंट पे इंक्रीज करे कुछ पॉइंट पे डिक्रीज करे, कुछ पे इंक्रीज कुछ पे डिक्रीज, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पिछला एग्जांपल की बात करता हूँ, तो जो 1/n है वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है। जो आपका n है वो भी मोनोटोनिक है। सो n इज, तो वो तो n ही हो जाएगा, इंटीजर पे क्या ही फर्क पड़ेगा। सो जो ये 2 था ये भी मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक बोलेंगे कि नहीं? कांस्टेंट सीक्वेंस को आप लोग मोनोटोनिक कैटेगरी में रखेंगे कि नहीं? तो जो हमने जो डेफिनेशन लिखा है उसके हिसाब से तो अलाउड है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा ना ना कुछ टर्म पे इंक्रीज कुछ पे डिक्रीज, ऐसा नहीं हो रहा है ये। जैसे -1 की पावर n है, अभी मैं इसकी बात करता हूँ। जैसे -1 की पावर n है, इसमें क्या हो रहा है, एक बार -1 1 -1 1 -1 1 तो ऐसे करके, तो ये है ना डिक्रीजिंग में दोनों है, तो उस सो दिस इज नॉट मोनोटोनिक, है ना। सो ये मोनोटोनिक नहीं रखेंगे इसको हम, और जो कांस्टेंट सीक्वेंस लिख रहे हैं उसको मोनोटोनिक में हम काउंट करेंगे। दिस इज मोनोटोनिक सीक्वेंस, इसको काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोटोनिक सीक्वेंस? जैसे ऑप्शन ए है n की पावर 1/n, ऑप्शन बी है 1+1/n की पावर n है तीसरा, तो n की पावर 1/n, 1+1/n की पावर n, इसको भी चेक करो। दिस, तो ये आ जाएगा, कोड लिख देता हूँ रुको। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा मोनोटोनिक सीक्वेंस है? बाकी लोग फर्स्ट कैसे मोनोटोनिक लगा आपको? आपने चेक किया, तुक्का लगा दिया ऐसे ही? डी वाला कन्वर्जेंट है लेकिन मोनोटोनिक नहीं है, तो आपने कैसे उसको बता दिया कन्वर्जेंट डायरेक्टली मोनोटोनिक बिना चेक किए, पहला वाले ऑप्शन को?
कन्वर्जेंट, डी वाला भी कन्वर्जेंट है, मोनोटोनिक है। डी वाला भी कन्वर्जेंट है ना, जीरो पे कन्वर्ज करेगी। फिर एग्जाम्पल यही ले लो, -1 की पावर n/n, ये कन्वर्जेंट है, मोनोटोनिक नहीं है। दूसरा, मोनोटोनिक सीक्वेंस, तो डायरेक्ट मोनोटोनिक का कन्वर्जेंट से कोई रिलेशन नहीं है। मोनोटोनिक सीक्वेंस मे नॉट बी कन्वर्जेंट। एग्जाम्पल n ले लो, ये चीज़ है। तो कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी नहीं मोनोटोनिक होगा, मोनोटोनिक है तो ज़रूरी नहीं कन्वर्जेंट होगा। और यही सब एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में ऑप्शंस बने होंगे, जो मैं रिमार्क लिख रहा हूँ या थ्योरम्स लिख रहा हूँ, यही थ्योरम्स या रिमार्क आपके एग्ज़ाम में ऑप्शंस होंगे। आपको वहाँ पे डिसाइड करना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो एक भी काउंटर एग्जाम्पल आप ढूंढ पाते हो उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट, तो वो फॉल्स हो गया। ये चीज़ें प्रूव नहीं करना है वहाँ पे। तो ये तो मोनोटोनिक नहीं है। हाँ, बी वाला बताइए। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया कन्वर्जेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया n/1/n, ये भी इसका काउंटर एग्जाम्पल है। कन्वर्जेंट है, जरूरी मोनोटोनिक, ये 1 पे कन्वर्ज करती है लेकिन मोनोटोनिक नहीं है। तो अभी क्या करो, शुरू के 4-5 टर्म निकाल के देखो, दिख जाएगा। एक तो वो है, नहीं तो हम थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे थ्योरेटिकली प्रूव कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें देखो यहाँ पे, जैसे अब इसका डिफरेंस ले लो, तो हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, क्या ना, इंक्रीजिंग कब होगा, जब आपने कहा था कि इंक्रीजिंग, हमने अभी चेक किया था, तो हमने कहा था इंक्रीजिंग होने के लिए क्या ज़रूरी है, इंक्रीजिंग होने के लिए ज़रूरी है ना। वो डेफिनेशन आसान है, मुश्किल आती है प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे डेफिनेशन सबको पता होगा, बाउंडेड क्या है, मोनोटोनिक क्या है, कन्वर्जेंट क्या है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब कोई आपके 4 ऑप्शंस दे देता है एग्जाम में और पूछता है बताओ कन्वर्जेंट है कि नहीं, तब आप लोग फंस जाते हो। जब पूछता है मोनोटोनिक है कि नहीं, तब फंस जाते हो। बाउंडेड है कि नहीं, डेफिनेशन सबको पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में डेफिनेशन ना आके क्वेश्चन आएगा उस पर बेस्ड, या थ्योरम्स आएगा डायरेक्टली, तो या थ्योरम्स याद हो और क्वेश्चंस आएगा तो अप्लाई करना आता हो थ्योरम और डेफिनेशन, ये चीज़ है। बाउंडेड तो बाउंडेड तो होगा ही, हमने पढ़ा था कन्वर्जेंट बाउंडेड होगा। तो ए बी सी तीनों बाउंडेड है, मोनोटोनिक। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमने कहा इंक्रीजिंग है, तो ए एन लेस देन इक्वल टू an+1 होगा। तो यहाँ से ये दिखाना पड़ेगा कि an+1 माइनस an मोर देन इक्वल टू 0 है। तो ये थियोरेटिकल हो गया, जो आप बीएससी में करते थे उतना कर सकते हैं चाहे तो। और डिक्रीजिंग के लिए हम लोग कहते हैं कि ए एन मोर देन इक्वल टू an+1 है, यही ना। तो यहाँ से दिखाना पड़ेगा an+1 माइनस an लेस देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, है ना। तो ये हो गया इंक्रीजिंग के लिए। तो ऐसा भी कर सकते हो डिक्रीजिंग के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं है, तो हम कोशिश नहीं करेंगे एग्जाम में प्रूव करें थ्योरेटिकल। आप 4-5-6 टर्म निकाल लो कैलकुलेटर को यूज़ करके, तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि मोनोटोनिक है कि नहीं है। है ना, ओके।
डी तो नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, तो डी तो ऐसे ही बाहर हो गया। और ए इसलिए बाहर हो गया, ए में आप टर्म्स निकालेंगे तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये जो n की पावर 1/n का सीक्वेंस है, n को 1 रखेंगे 1 आ जाएगी, n को 2 रखेंगे 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/5, 6 की पावर 1/6, ये चल रहा है। ठीक, तो होता क्या है, ये तो 1 है, इसका √2 निकालेंगे 1.414, क्यूब रूट ऑफ 3 कितना आता है जी, कैलकुलेटर से निकालो। ये क्यूब रूट ऑफ 3 है ना, सो व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 3? किसने कैलकुलेट नहीं किया? 1.44। अच्छा, तो ये तो इंक्रीज कर गया, 4 की पावर 1/4, तो ये हो गया √2 के है ना, फोर्थ, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर की पावर 1, √2 हो गया ना ये तो वापस। अगर मैं 2 स्क्वायर कर दूं इसको, ये और ये तो इक्वल ही हो गया इसका मतलब, है ना, तो इक्वल हो गया तो वापस 1.414 हो जाए ना। तो यहाँ से क्या हुआ, ये इससे बड़ा था, ये इससे बड़ा था, ये इसके बराबर आ गया, तो इनको तो वापस डिक्रीज कर गया है, तो है ना 1 दिस और वापस यहाँ आ गया। अब आई थिंक ये डिक्रीज करेगी इसके बाद, है ना 1.38, अब डिक्रीज करती चली जाएगी और एट द लास्ट 1 पे चली जाएगी। मतलब एट लास्ट कहने का मतलब जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगी तो वो 1 पे कन्वर्ज कर जाएगी, है ना। सो ये डिक्रीज, अब डिक्रीज, तो इसको बोलते हैं, ये जो मैं एग्जांपल बोल रहा था ना, तो दिस विल कन्वर्ज टू 1, तो ये अल्टीमेटली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अल्टीमेटली डिक्रीजिंग क्या होता है कि पहले के कुछ टर्म को छोड़ दो, उसके बाद के सारे टर्म, मतलब लार्ज n के लिए उसके बाद के सारे टर्म डिक्रीज करेंगे। दिस इज नॉट डिक्रीजिंग, तो मैं बस रिमार्क में लिख देता हूँ, अगर ये वर्ड कभी यूज हो तो आप समझो कि ये जो n की पावर 1/n है, दिस इज नॉट डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग भी नहीं है, नॉट डिक्रीजिंग, बट इट इज अल्टीमेटली डिक्रीजिंग। जो n की पावर 1/n का सीक्वेंस है, दिस इज अल्टीमेटली डिक्रीजिंग, दिस इज अल्टीमेटली डिक्रीजिंग, है ना। हाँ, पहले कुछ टर्म को छोड़ के, हाँ अल्टीमेटली डिक्रीजिंग। हाँ, फ्यू टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, यस, कोई भी एक नेचुरल नंबर चूज करेंगे तो वो कुछ भी, हाँ फ्यू टर्म्स करोड़ भी हो सकता है, मतलब फॉर लार्ज एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो क्या बिहेवियर है लार्ज एन के लिए। सो एन की पावर 1/n जो है डिक्रीजिंग तो नहीं है, बट ये अल्टीमेटली डिक्रीजिंग है। इस तरह के वर्ड्स कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, अल्टीमेटली मतलब कुछ टर्म को छोड़ दिया, कुछ टर्म कितने भी करोड़ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बाकी की बात करते हैं। तो जैसे इसके कुछ टर्म निकालो ना, आपको बिहेवियर दिख जाएगा। एक्चुअली वी नो द लिमिट, हमें ऑलरेडी लिमिट पता है इसका, तो हमें लिमिट पता है, तो हमें पता है कहाँ कन्वर्ज करनी है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ये है। सो अदरवाइज यू कैन प्रूव दिस वे ऑल्सो, बुक्स में देखोगे आप ऐसे प्रूव किया होगा। क्या करता है ये, an+1 माइनस an, अब समहाउ सम अप्रोक्सीमेशन या कुछ इनइक्वलिटीज़ को यूज़ करके वो लोग प्रूफ कर देते हैं, बट हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम उतना प्रूफ लिख सके, तो हमें इंट्यूशन बेस पे काम करना होगा। कुछ टर्म्स निकालो, आपको दिखेगा, उसके बाद आपको पैटर्न दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। प्रूफ करने का टाइम नहीं है ना एग्जाम में, ये है। तो डन जी, सेकेंड देख लो, जैसे ये है, अब ये n की n 1+n की पावर 1/n है, 1+1/n की पावर n, इसका 1 पहला टर्म लिखोगे तो 1+1/2, सॉरी 1+1 2, है ना, n को 1 रखना ना, तो पहला टर्म में 2 हो गया। फिर दूसरा टर्म रखेंगे, ये आ जाएगा। तीसरा टर्म आप रखेंगे तो आपके पास आएगा 4/3, है ना, इसकी पावर 3, फिर 5/4 इसकी पावर 4, यही आएगा। 6/5 इसकी पावर 5, तो आपको यहाँ से अभी दिखने लगेगा, कुछ टर्म आप निकालोगे ना वैल्यू, तो आपको दिखने लगेगा क्या होने वाला है। और हमें पता है ये कहाँ कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करती है 2.718 पे, तो एट लास्ट इसके तरफ टर्म्स इसके जाने लगेगा एंड में। तो जब आप वैल्यूज निकालोगे तो ये 2 है, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बताइए किसी ने कैलकुलेट किया हो तो
9/4 2.25 एंड 4/3 की पावर 3। देखो ना, तो ये इंक्रीज होता चला जाएगा और ये 2.718 पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये आपका आया 2.37, है ना। तो इंक्रीज करती जाएगी, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसकी लिमिट क्या है, 2.718 है। तो ये 2 है, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ऐसे होता रहेगा। एट द एंड इसकी लिमिट आ जाएगी 2.718, ये है, ठीक है ना। सिमिलरली जो तीसरा था √n+1 माइनस √n, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, √n+1 प्लस √n। अब इसके टर्म्स अगर आप देखोगे तो n को 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1/√2 प्लस, या वैसे लिखना चाहो वैसे भी कर सकते थे। अगर वैसे नहीं करना तो आप सिंपल ऐसे टर्म्स निकाल लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, √2 माइनस 1, √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4, डॉट डॉट डॉट। अब ये डेसिमल से जस्ट आप कुछ टर्म कैलकुलेट करो, फिर पैटर्न दिख जाएगा आपको, है ना, एक आइडिया मिल जाएगा, इंट्यूशन मिल जाएगा, दैट्स उसमें से हम एग्जाम में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो वैल्यूज निकाल के देखो, तो डिक्रीजिंग है, 0 पे जाएगी तो ये डिक्रीज करेगी, है ना। 1.414 माइनस 1 0.414, √3 0.3178, फिर √4 माइनस √3, सो 2 7, हाँ, एंड सो ऑन। मुझे पता है एट द एंड कहाँ पे जाएगी, ये 0 पे जाएगी, तो इसको डिक्रीज ही करना होगा, इंक्रीज नहीं कर सकता ना, वो ना आगे चली जाएगी लिमिट। तो ये 4 3 2 1 लास्ट में 0 पे चली जाएगी, तो हमें लिमिट पहले से ही पता है इसका, सो उस पर से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। बाकी ऐसे ये तो ऑलरेडी, तो ये आपका मोनोटोनिक है, ये मोनोटोनिक है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस अभी आगे देखेंगे, तो अभी हमने टर्म हाँ मतलब वैसे हमने पढ़ा है। अच्छा, एक थ्योरम क्या है, बाउंडेड मोनोटोनिक को कैसे रिलेट करते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, है ना। एक है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, ये क्या कहता है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, को बताओ क्या इसका स्टेटमेंट है। मोनोटोन में और कन्वर्जेंस में क्या रिलेशन है, वैसे देखा कि डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। मोनोटोनिक कन्वर्जेंट नहीं भी कर सकती है, कन्वर्जेंट मोनोटोनिक नहीं भी हो सकती है। कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होने की गारंटी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है बाउंडेड, मोनोटोन और कन्वर्जेंट तीनों मिल जाएगा, तो यहाँ पे होगा कि अ सीक्वेंस, हाँ, तो a bounded sequence is convergent if and only if it is monotonic, या उल्टा लिख दूं, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, यही ना। कैसे लिख दूं बताओ, बुक में ऐसा लिखा होगा, अ बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज मोनोटोनिक, हाँ। या इसी को दूसरे वर्ड में लिख दूंगा मैं, तो ऐसा होता है, दैट इज बाउंडेड एंड, देखो मैंने पहले अज्यूम किया सीक्वेंस बाउंडेड, ये कहना चाह रहा है, बाउंडेड सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट होगी तो मोनोटोनिक होगी, बाउंडेड सीक्वेंस है मोनोटोनिक है तो कन्वर्जेंट होगी, ऐसा। ये किसका थ्योरम स्टेटमेंट है, या मैं हम लोग जो जानते हैं वो लिख लेते हैं, वरना इस बुक में आई थिंक बार्टल में इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ एंड ओनली, मैं देख लेता हूँ इसको, थोड़ा स्टेटमेंट गलत है, उसने बार्टल में क्या लिखा है स्टेटमेंट, छोड़ो अभी लिख देता हूँ। ये है कि अ बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, है ना, एक तो ये स्टेटमेंट है। और बार्टल वाली बुक जो लिखता है, मैं देखता हूँ क्या है, हो गया चार्ज, जो बार्टल की बुक की स्टेटमेंट ऐसे इफ एंड ओनली इफ में है उसका स्टेटमेंट एक्चुअली, तो क्या है,
ये कहता है कि अ मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली बाउंडेड। हाँ वही मैं कह रहा था, ये लिखता है। सो दूसरे वर्ड्स में ये लिखता है इसी को, तो मान लो ये थ्योरम है, यही थ्योरम है, ये भी लिख सकते हो या ऐसे है, चलो एज ए थ्योरम लिख देता हूँ मैं। सो ये कहता है कि अब मोनोटोन है ना, मोनोटोन अज्यूम कर लिया, तो मैंने बाउंडेड अज्यूम कर लिया था, वहाँ मिस्टेक हुआ था। सो क्योंकि n की पावर 1/n है, बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है, मोनोटोन तो नहीं है ना। n की पावर 1/n क्या है, बाउंडेड भी है, मोनोटोन भी है, बाउंडेड भी है, कन्वर्जेंट भी है, मोनोटोन नहीं है। तो ये कहता है कि मोनोटोन जरूरी है ना। तो ये कहता है अ मोनोटोन, सो अ मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। देखो स्टेटमेंट याद इसलिए भी रखना जरूरी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कई बार यही ऑप्शंस में होंगे, 4 ऑप्शन कहेगा चूज करो ट्रू स्टेटमेंट, और ये थ्योरम के स्टेटमेंट ही होंगे वहाँ पे, तो आपको याद होगा टिक करवाएं, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। सो अ मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ऑफ रियल नंबर्स, एक मोनोटोन सीक्वेंस और रियल नंबर है, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली बाउंडेड, ये कह रहा है एक्चुअली, कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, ये है एक्चुअली स्टेटमेंट। तो बार्टल एंड सेवर्ट की बुक है, वो ये लिखता है स्टेटमेंट इसका कि कोई सीक्वेंस मोनोटोन अज्यूम कर लिया इसने कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी, तो बाउंडेड भी होगी, बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट भी होगी। ठीक है ना, हमने वन वे लिखा है यहाँ पे। तो कहता है मोनोटोन सीक्वेंस अज्यूम किया, मोनोटोन है एंड कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होने की गारंटी है, मोनोटोन एंड बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होने की गारंटी है। तो इसी को मैं अच्छा 2 अलग पार्ट में लिख रहा था ना, तो दूसरा पार्ट जो इसका है, सो दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसका एक पार्ट है, यहाँ इफ एंड ओनली इफ है ना, दूसरा पार्ट ऐसा होगा, इसने कहा बाउंडेड एंड मोनोटोनिक है तो कन्वर्जेंट होगी, और इसका दूसरा पार्ट है कि क्या कह रहा है ये, बाउंडेड मोनोटोन एंड कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, है ना, मोनोटोन एंड कन्वर्जेंट, तो ये तो ऑब्वियस कन्वर्जेंट तो ऐसे ही बाउंड लिखने का क्या ही मतलब है, वो तो हमें पता है कि कन्वर्जेंट जो है वो तो बाउंडेड होती ही है, तो उसी को मिक्स कर दिया इसने, कन्वर्जेंट तो बाउंडेड होना ही है, क्या ही लिखना है ना, हमने पढ़ा था ना कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है, ये तो हमें पता है कि कन्वर्जेंट मोनोटोनिक सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये तो पहले भी मोनोटोनिक नहीं भी है तब भी बाउंडेड होगी, है ना, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और वो मोनोटोन नहीं भी है तब भी बाउंडेड होगी। तो इसने इसने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करके एक नया थ्योरम बना दिया, अल्दाउ एक कन्वर्जेंट है और मोनोटोनिक नहीं भी है तब भी वो बाउंडेड है, जैसे मैं लिखा था ना कन्वर्जेंट बाउंडेड, तो बस इन्हें क्या किया, इन दोनों को मिक्स करके ये बना दिया कि अब मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ठीक है ना, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी हमने जस्ट कुछ टर्म्स डिस्कस कर रहा हूँ, सीक्वेंस क्या है, लिमिट डिस्कस किया था, कन्वर्जेंस, बाउंडेड, मोनोटोनिक, ये हमने टर्म्स डिस्कस किए। मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपको इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जैम, गेट, नेट, इन सब के पीवाई क्यूज में आप देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप नहीं कर पाओगे, ये है, आप ट्राई करके देखो। तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत मुश्किल लगेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर लोगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, तो उसको आपको सीखने की ज़रूरत है। सो ठीक है, सो कन्वर्जेंट है, बाउंडेड है, कोई ज़रूरी नहीं मोनोटोन होगा, n की पावर 1/n, है ना। अभी वो शुरू में वही लिखा था ना मैंने, तो मैंने उसको कट कर दिया, रिमार्क देखो। सो अ कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड सीक्वेंस may not be मोनोटोनिक। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है n की पावर 1/n, बाउंडेड भी है, कन्वर्जेंट भी है, मोनोटोनिक नहीं था, अभी चेक किया हमने। दूसरा एग्जाम्पल है -1 की पावर n/n, कन्वर्जेंट भी है, बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है, तो ये समझना है हमें, कन्वर्जेंट है और बाउंडेड है
तो जरूरी नहीं मोनोटोनिक। यही सब एग्जाम्पल्स है जो ऑप्शन को आउट करने में हेल्प करेगा, है ना। यही लिखा होगा एग्जाम, मान लो अभी जितने स्टेटमेंट लिखे मैंने, इसी को 4 ऑप्शन बना दिया जाए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरह से फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वैसे चेक करना है ना। तो कन्वर्जेंट बाउंडेड है और तो जरूरी नहीं मोनोटोनिक होगा, तो उसके लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल मिलना। किसका? तो बना लो, ऐसा क्या दिक्कत है उसमें। तो उसमें क्या है, मान लो ऐसा ले लूँ मैं कि ए एन को ऐसा ले लूँ, मैं 2 ले लूँ पहले 10 टर्म के लिए, यहाँ पे ले लो। फिर मैं ऐसा करूँ 3 ले लूँ आगे के लिए, n मोर देन इक्वल टू 10। अब ऐसे बना लो सीक्वेंस, या अब n ले लो यहाँ पे, n 3 की जगह n ले लो, ठीक है। सो पहले 10 टर्म 2 है, और अगला, तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ये था ना, इसमें 2 टर्म इक्वल नहीं हो गए थे, 1√2 क्यूब रूट ऑफ 1/3 √2 आया था ना, ये दोनों टर्म इक्वल था, देखो ध्यान से। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मोनोटोनिक होना चाहिए, तो क्या बनाना चाहते हो, कौन से फंक्शन जहाँ पे, तो कांस्टेंट ही तो होना पड़ेगा। तो इक्वल कब होगा, जब कांस्टेंट ही तो होना पड़ेगा उसको, वैसे कैसे मोनोटोनिक होगा बीच में। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं आता, ठीक है, मुझे नहीं आता। आज स्टॉप करते हैं क्लास यहीं पे, आप खुद ढूंढो उसको। ठीक है जी, थैंक यू, अभी डाउट क्लास होगी।